हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता नौफान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख ताव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। धीरे धीरे करके मौसम सर्द होता जा रहा है और अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो गर्म होती जा रही हैं। ये इलेक्शन फीवर का जो पारा है वो पूरी तरह लगभग चढ़ चुका है। 26 तारीख को मतदान होना है, 1 तारीख को वोटों की गिनती होनी है और तब सब कुछ सामने होगा। लेकिन उससे पहले अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए, हवा बनाने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। जोर शोर से सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी सीधे तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े देवता कहे जाने वाले जनता जनार्दन और उनके सामने जाकर के, उनके बीच जाकर के हर व्यक्ति अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा हुआ है। और इन सब सरगर्मियों को हम आप तक लेकर के पहुंच रहे हैं अपने खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम के माध्यम से। तो एक बार फिर से आप सभी का, हमारे सम्मानित दर्शकों का, यहां मौजूद लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और जल्दी से अपने मंच का परिचय करा देना चाहता हूं। हमारे साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी हमारे मंच पर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ हमारे साथ मंच पर इस समय हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मथुरा नगर निगम के चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी के रूप में यहां पर सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे दयाशंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप दोनों का हम लोगों के साथ समय देने के लिए। और मैंने कहा कि अब चूंकि ये चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंचती जा रही हैं तो उसी बीच में हम इन दोनों ही वरिष्ठ पदाधिकारी जो कांग्रेस और भाजपा का प्रतिनिधित्व इस मंच पर कर रहे हैं, इनसे सीधी चर्चा आप तक लेकर के जाएंगे। कोशिश करेंगे कि वास्तव में किन रणनीतियों पर काम कर रहे हैं और जनता के लिए इनके पास क्या है, क्योंकि सीधे तौर पर अब लोग ये नहीं देखते कि किसने क्या कहा, वो ये देखते हैं कि मेरे लिए, इस नगर के लिए, विकास के लिए वास्तव में किसके पास क्या रणनीति है। तो सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं बिट्टू जी। एक कार्यकाल आपके खाते में है, इस बार भी आपकी तैयारियां काफी हद तक आगे थी और जिस प्रकार से जो आरक्षण की व्यवस्था हुई उसके बाद आपने अपना मोहन सिंह जी के रूप में प्रत्याशी उतारा है। किस तरीके से चल रही है कांग्रेस की तैयारियां और कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक जाना है? देखिए, कांग्रेस की तैयारी का जहाँ तक सवाल है जी, आपने स्वयं अपने प्रश्न में ये शामिल कर दिया कि तैयारियां हमारी पूरी थी। इसके बावजूद हम ये बता दें कि हमारी पार्टी का इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में जाना जाता है। देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ाद कराने के लिए सन 47 से लेके और आज तक जी, देश में सुई से लेके मिसाइल तक अगर कहीं बनती है और आज हम, तो वो कांग्रेस की देन है। और आज हम जिन नगर पालिकाओं के लिए चुनाव और नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी ने 74वां संविधान संशोधन को लाके जहां 18 वर्ष के युवा को मताधिकार का ताकत दी और नगर निगम में, विधानसभा में और लोकसभा में अपनी भागीदारी करने का उनको जो अधिकार दिया है और आर्थिक रूप से जो सरलता उनको दी है। और आम जनमानस का जो ये भ्रम रहा करता था, नगर पालिका या नगर निगमें राज्य सरकारों के जो अधीन ना करती थी, उनके मुंह की तरफ देखा करती थी। सन 97 के बाद से जो राजीव जी ने 74वां संविधान संशोधन लाए थे, उसकी वजह से राज्य सरकार के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर हमारी एक हिस्सेदारी तय कर गए। वो आज उस हिस्सेदारी के तहत ही राज्य सरकार की जो आय होती है और केंद्र सरकार की जो आय होती है, उसमें हमारा एक निश्चित परसेंटेज में, प्रतिशत में धनराशि है वो मिलती है। आपने देखा होगा कि आज नगर पालिकाओं के पास, नगर निगमों के पास लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है अपना, और उसकी वजह से विकास कार्य शहर में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि आपने ये देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन शहर के अंदर है कांग्रेस की टिकटों को लेकर के। आपने भी अपने कार्यक्रमों में दिखाया है, लोगों में जोश खरोश है और उसके लिए लोगों ने तमाम
जो है जो आजमाइशें की, तो ये कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। और कांग्रेस पार्टी ने चूंकि नगर निगमों के लिए कुछ दिया है, शहर के लिए दिया है, जिलों के लिए दिया है, प्रदेश के लिए दिया है। हमारे शहर में ही अगर हम बात करें मथुरा जनपद में, तो रिफाइनरी कांग्रेस की एक ऐसी बड़ी देन है। आप देखेंगे छाता शुगर मिल एक बहुत बड़ी देन है, आकाशवाणी एक बहुत बड़ी देन है, दूरदर्शन बहुत बड़ी देन है, टेलीफोन एक्सचेंज बहुत बड़ी देन है, आपका गोकुल बैराज बहुत ऐसी देन है। इतनी उपलब्धियों से भरा हुआ है हमारा कांग्रेस का। जहां तक विकास की हम लोग बात करें, तो कांग्रेस की तैयारी कोई चुनाव की नहीं होती है। विकास के लिए चाहे सत्ता में रहे तो हम लोग सत्ता के रूप में काम करते हैं, और यदि हम विपक्ष में होते हैं तो मांग करते हैं। आपने देखा कि लैंड बिल के मामले में राहुल जी ने संघर्ष किया, केंद्र सरकार से कांग्रेस ने किसानों के हित में काम कराया, कर्जों की माफी को लेकर आंदोलन किया तो किसानों को उसको लाभ दिलवाया। तो ये राजनीति में केवल चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करना इशू नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए इशू है क्योंकि देश हमने आजाद कराया है, इसकी बागडोर हमें भले ही मिले न मिले, मगर इसके प्रति हमारी भावनाएं देश के विकास के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जहां तक नगर निगम की हम लोग बात करें, नगर निगम को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी के हमारे भाई विधायक प्रदीप माथुर जी की रही है। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो कांग्रेस ने 10 साल में केंद्र में किए और उनके उद्घाटन माननीय मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये उनका नसीब है। और ये मथुरा के जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जो बाद में मंत्री बन गए हैं, उनको यदि ये श्रेय मिला है तो वो केवल इसका नामकरण का श्रेय ले सकते हैं, निर्माण का श्रेय नहीं ले सकते। ठीक है, दो बातें बड़ी सुखद लगी। एक तो इनके मुंह से प्रदीप माथुर जी के लिए हमारे बड़े भाई सुनकर के अच्छा लगा, ये अच्छी अनुभूति थी। दूसरा ये कि एक सवाल अभी चर्चा जब आगे बढ़ेगी तो इसमें मुझे करना होगा कि अगर देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा तो अगर किन्हीं और पार्टियों को यदि अवसर मिलता तो क्या मिसाइलें नहीं बनती, क्या इस तरीके की आकाशवाणी नहीं होती, क्या इस तरीके से BSNL के दफ्तर नहीं होते? तो ये सवाल अभी रह जाता है। जैसे हमने इनसे शुरुआत की कि कहाँ से चल रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं, कहाँ तक जाना है। मैं नगर निगम चुनावों की तैयारी के तौर पर बात कर रहा हूँ, और ये आपसे बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विशेष रूप से पार्टी ने आपको यहाँ भेजा है प्रभारी बना करके, और प्रदेश उपाध्यक्ष का भी आपके पास दायित्व है। देखिए, बिट्टू जी कह रहे हैं, बिट्टू जी खुद जो है नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं जी। इन्होंने क्या विकास कराया है मथुरा की जनता इसको भली भांति जानती होगी जी। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। हाँ। आज मथुरा में ये इतनी बड़ी धार्मिक नगरी होते हुए भी जी आज यहाँ कूड़े के अंबार लगा हुआ है। आज जो है सड़कें जो है ढंग से नहीं बन पाई, ये किसकी देन है? ये 70 साल इन लोगों ने शासन किया, इन्हीं लोगों की देन है। आज जो विकास नहीं हुआ है मथुरा का, उसमें सबसे ज्यादा किसी के महत्वपूर्ण योगदान है तो कांग्रेस के लोगों का। जिस प्रदीप माथुर जी की बात कर रहे हैं, 3 कार्यकाल उन्होंने 15 साल बिताया। 15 साल में वो नगर निगम का 1 इंच काम नहीं करा पाए। अभी हमारी सरकार आई है, 3 महीने के अंदर हमारी जोगी जी की सरकार ने मथुरा और अयोध्या को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मथुरा, अयोध्या और काशी को विशेष दर्जा देती रही है अपने जन्म काल से ही। और आज काशी में स्वयं विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं और मथुरा और अयोध्या के लिए जोगी जी ने बीड़ा उठाया है। और वो इस सरकार में आते ही पहली उनकी प्राथमिकता रही कि अयोध्या और मथुरा का विकास किस तरह से किया जाए, और उसके लिए उन्होंने यहाँ नगर निगम बनाया। दूसरा उन्होंने काम किया, यहाँ पर जो है ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड का गठन किया। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले वो आए थे और उन्होंने कहा यहाँ के लोगों की जो भावनाएं थी हम लोगों ने भी पहुंचाने का काम किया जी। कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई वृंदावन को आपने जो है तीर्थस्थल घोषित किया, मथुरा को नहीं किया जी। ये व्यापक बहुत बड़े पैमाने पर इसकी मांग है। आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के मैं कई दिनों से यहाँ पर हूँ, करीब मैं 25 दिनों से मैं मथुरा में हूँ। यहाँ की समस्याओं को मैं बहुत कुछ तक मैं जानकारी मुझे मिली, तो हम लोगों ने उसकी चर्चा की जी। और आपने देखा होगा कि जोगी जी ने कहा कि केवल मथुरा ही नहीं, ये पूरे मथुरा जनपद जी ये तीर्थस्थल घोषित होने लायक है, क्योंकि भगवान कृष्ण का कहीं न कहीं लीला हुई है, कहीं न कहीं उनका पैर पड़ा है, कहीं न कहीं उन्होंने खेला है, कूदा है। तो ये पूरा के पूरी ये धरती तीर्थस्थल घोषित करने लायक है। और आपने देखा, दूसरी बात लोगों ने यहाँ कहा कि आज जो है हमारे जमुना जी की जो है पानी आचमन करने लायक भी नहीं है, और आज जमुना जी की पानी जो लोग पूजा के लिए वो करते हैं उसके में भी कीड़े आते हैं। इसकी भी योगदान किसका है? हमारे बिट्टू भाई का ही है। 70 सालों में जमुना जी जो हमारी पवित्र माता है, हम लोग माता के समान उनको जो है मानते हैं, उनको इस स्तर पर उन्होंने पहुंचाया। पानी आचमन करने के लिए 10 साल शासन इन्होंने किया, केंद्र में 10 साल शासन इन्होंने लगातार किया।
उसके बाद 15 साल 15 देखिए आपको ज्ञान नहीं है, आपने कहा, लेकिन आप झूठ बोलेंगे, आपको टोका जाएगा। नहीं, आप सब बीच में गलत बात करें। 10 साल 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है, क्या उन्होंने कोई निगमन किया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और उन्होंने जमुना जी सही बात रखिए, सही बात कहेंगे, आपका सम्मान होगा। गलत बात आप बोलेंगे, आपको बीच में टोका जाएगा। नहीं, आप गलत बात नहीं कहिए। आपने कहा मैंने कुछ बोला क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत बात बोलेंगे, उसका प्रतिवाद किया जाएगा। आप गलत बात मत बोलिए। जब आप 70 साल गिरा रहे, आप 70 साल कांग्रेस का साथ निकाल दीजिए, मैं आपकी मान लूंगा। अपने सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। इन वर्षों की, ये बताइए, नहीं 10 वर्षों केंद्र में सरकार किसकी थी 10 वर्षों तक? आपने स्वयं कहा कि मेरी थी। आपने स्वयं कहा कि प्रदीप माथुर जी 15 साल से इतिहास आप गिना दीजिए कांग्रेस का, हम आपको प्रदेशा मान लेंगे। आप 70 साल गिनाइए कांग्रेस का इतिहास। आपको गिनती नहीं आती, सिर्फ जुमले होते हैं। आप लोग जुमले बोल रहे हैं। आपकी बात को मैं मान लेता हूं कि 70 साल की गणना को अगर छोड़ भी दें, उसको अगर 60 साल कर ले, 62 साल कर ले, लेकिन वहां पर 70 साल उन्होंने ठीक है सिर्फ जुमले और जुमले नहीं, उसको संशोधित करके भी मूल मुद्दा है कि अब तक की सरकारों पे जब आप लोग शासन में काबिज रहे तो वहां पर जाकर के जो संक्षिप्त कार्यकाल मिले हैं तो उसमें जो तुलनात्मक अध्ययन है उसकी तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने विकास की बात कही, मथुरा की बात करेंगे, मैं कह रहा हूं आप जो सही कहेंगे उसका समर्थन करेंगे, आप गलत बोलेंगे उसका विरोध होगा। मेरी बात सुनिए, उनका सवाल उनकी तरफ गया है। देखिए जमुना जी के पानी एक दिन में 6 महीना में कीड़े नहीं पड़े हैं उसमें। बरसों से जो हमारे जो गंदे पानी है, वो 22 साल का नगर पालिका में जो बीजेपी का शासन रहा है उसी में कीड़े पड़े हैं, गिरता है। कोई और कार्यकाल नहीं रहा है। उसके कारण कीड़े पड़े हैं। कार्यकाल रहा है, रविंद्र पांडे जी का रहा है, वीरेंद्र अग्रवाल जी का रहा है, मनीषा का रहा है। नगर पालिका का मुख्य कार्य सवाल कीड़ों को रोकना, उसी में कीड़े पड़े हैं। जमुना जी का सवाल, अगर हम मथुरा की बात कर रहे हैं, जमुना जी का सवाल नगर निगम के से नहीं है, जमुना जी का यहाँ तो नगर निगम सरकार से है। हम मुझे नहीं मानेंगे, हम लोग नगर निगम की चर्चा के लिए बैठे हैं या देश की चर्चा के लिए बैठे हैं? पहले हमको लगता है कि हमको नगर निगम के मुद्दे पे आना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में यमुना बहती। अनूप जी सुनिएगा मेरी बात, आप एक एजेंडा तय कर लीजिए। बात नगर निगम पे बात करनी है, बात नगर निगम की है। देखिए आप दोनों को मैं पहले 1 मिनट दोनों से अनुरोध करके शांत करवाना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात इस बात को, अगर जहां पे बात आ रही है नगर निगम की सीमा रेखा में यमुना बहती है, वो यमुना प्रदूषित है। इस समय जाकर के आपसे पूछ रहा हूँ, नेशनल हाईवे भी यहाँ बहता है, निकलता है, क्या इसकी देखरेख भी नगर निगम करेगा? देखिए आप मेरी बात समझिए, नेशनल हाईवे भी निकलता है, रेल की पटरी भी निकलती है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि यमुना प्रदूषण का मुद्दा नहीं सोचा। आपके राहुल जी ने 10 वर्षों केंद्र में सरकार चलाया, क्यों नहीं सोचा जमुना जी के बारे में? लेकिन हमारे मोदी जी और योगी जी सोच रहे हैं। दोनों से हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों सोच रहे हैं। अभी तो आपके राहुल जी को किसी ने मना किया? मेरा एक रिक्वेस्ट है, योगी जी ने, मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए मजाक उड़ाया। मेरा एक रिक्वेस्ट, 6 पैसे का कर्ज माफ करके 1 लाख बोल के, मेरा एक 6 पैसे का कर्ज तमाशा बना दिया किसानों। अरे हमने तो 1 लाख भी माफ किया, आपने क्या किया? हमने तो आपने तो उनको गरीबी यादात बढ़ाई। आपने क्या किया? अपनी यादात बढ़ाई। 36,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ कर दिया। मेरा एक अनुरोध है कि पहली बात तो चर्चा को सही दिशा में ले जाएं। दूसरी बात, एक बात बेहद आवश्यक है कि अगर मैं दोनों से, अभी तो मैंने पूछा कि आप लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं साहब, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ और रूप में बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी मेरी रिक्वेस्ट, मेरी बात अच्छा, मुझे भी अगर मेरे को मेरा काम नहीं करने दिया जाए तो फिर तो बताइए मैं भी आपकी कुर्सी पे आके मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने आपसे पूछा भाजपा की तैयारियां किस तरफ बढ़ रही हैं, कैसे आगे चल रहे हैं, आपसे पूछा कांग्रेस की तैयारियां। अगला सवाल मेरा आना था अपने मुद्दे, क्योंकि जनता बैठ करके देख रही है, उसे मूल्यांकन करना है। यहां पर होने वाली बातचीत के आधार पर स्वाभाविक रूप से जनता आप ही को सुन के तो समझेगी। तो मैं आपसे मुद्दे पूछता तो यमुना शुद्धिकरण या यमुना का प्रदूषण कांग्रेस का भी मुद्दा होने वाला था, भाजपा का भी होने वाला था। यह बात मैं इस भरोसे से इसलिए कह रहा हूं कि आप ही के समकक्ष आने वाले पदाधिकारी हर बार मुद्दे पूछने पर यमुना की दुर्दशा पर जरूर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम इसकी तरफ आवश्यक कदम उठाएंगे, इच्छा शक्ति दिखाएंगे। तो वहां ये इंपॉर्टेंट है। मैं ना तो दयाशंकर जी का पक्ष ले रहा हूं, ना आपको मैं क्रॉस कर रहा हूं। एक सीधी सी बात ये कह रहा हूं, नगर निगम क्षेत्र में यदि यमुना मां बहती है तो भले ही वो दूर से सही होके आए, लेकिन हम सबकी तो यही भावना है कि मेरे को मेरे सामने यमुना
वरना अच्छी दिखे तो वहां अब आप बोलने दीजिए। ठीक है, अब नहीं देखिए अब थोड़ी सी बात आपसे सवाल पे बोलता हूं, सवाल दे देता हूं, फिर आप बोलना शुरू कर दीजिए। सवाल ये कि जैसे दोनों से बात कर ली, वहां तक काफी चीजें रिफ्लेक्शन में आ गई हैं। मुद्दे मेरा सवाल पूरे अभी देखिए, मैं अभी आपके पास लौट के आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। बिट्टू भाई से पहले पूछ लेता हूं, कांग्रेस किन मुद्दों को आधार बना रही है इस चुनाव में? देखिए, बुनियादी कार, मैंडेटरी कार किसी भी लोकल बॉडी के क्या होते हैं, जो हमारे मैंडेटरी कार है नगर निगम के, उससे अलग कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बड़ा एक प्रबंधन मैंने आपके ये डिबेट को देखा है कि हम एक विकास का संकल्प लाएंगे, एक संकल्प पत्र लाएंगे। अरे भाई, जो संकल्प पत्र आप लोग राज्य और केंद्र के लिए लाए थे, उनकी दिशा में कुछ कर लीजिए। मैं आपको इतनी सी बात बताता हूँ, नगर निगम एक्ट के अंतर्गत चलेगा। उसमें जो मैंडेटरी कार है, पानी है, पेयजल व्यवस्था के लिए, सफाई है, उसके लिए हम काम करने की बात है, आपका पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की बात है, स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में काम करने की बात है, सड़कें बनाने की बात है, हेल्थ सेंटर बनाने की बात है। ये सब कार्य अनिवार्य कार्य हैं, इनसे अलग हटकर बुनियादी कुछ। हाँ, और नगर निगम सिर्फ अपने बायलॉज बनाता है, कानून नहीं बनाता है। कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, उनके अकॉर्डिंग नगर निगम सिर्फ अपने बायलॉज बनाता है कि उन नियमों का बायलॉज के अंतर्गत कैसे पालन कराया जाए। तो ये प्रश्न भी इनरिलेवेंट है कि आप नगर निगम से ये पूछें कि यमुना साफ कैसे होगी। आप ये पूछ सकते हैं नगर निगम के लोगों से कि आप इसके साफ रखने में क्या सहयोग देंगे। वही तो मुख्य मुद्दा है। नहीं, साफ होगी। नो, यमुना मैंने कहा दिल्ली से साफ होते हुए चलिए, दिल्ली से मतलब सरकार से, किंतु अपनी भूमिका जो आपके लिए निर्धारित है वो कैसे निभाई जाएगी? इनसे इसलिए पूछ सकते हैं, इनसे नहीं, मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं, मैं तो दोनों से पूछूंगा। मेरा प्रश्न इनसे है कि आपकी उत्तरांचल में सरकार है, पहले भी रह चुकी है, ठीक है, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी हरियाणा में सरकार है, आपकी यूपी में सरकार है, आप इसका 10% कार्य दिखा दीजिए। आपने 10% कुछ किया नहीं, केवल संकल्प पत्र, केवल वायदे। ठीक है, ये सवाल है आपसे, काम होगा। ये सवाल है आपसे। पहले तो इस सवाल का जवाब, क्योंकि तुरंत पूछा गया, वो स्मृति में बना रहे, फिर आपसे आपके मुद्दे जानूंगा। अभी कल ही के अखबार आप पढ़िए जी, कल के अखबार में ही लिखा है कि 1500 करोड़ रुपया जमुना जी की दिल्ली से मथुरा तक के सफाई के लिए 1500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। कल ही का अखबार आप पढ़िए। और केवल 1500 करोड़ से इसका विकास नहीं होगा, 4000 करोड़ रुपया ये हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिल करके 4000 करोड़ रुपया दिल्ली से लेकर के मथुरा तक हमारे जमुना जी किस तरह से उनकी पानी शुद्ध हो, पानी आचमन के लिए हो, पानी पीने के लिए हो, ये इसको शुद्धिकरण के लिए 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें 1500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार का था वो जारी हो गया, कल के अखबार में है। वो कहते हैं स्टेट का स्टेट अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो इस पर हमारा कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते। लेकिन स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान आप दे चुके हैं, जब मथुरा आए थे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, धार्मिक स्थलों के बारे में, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो या काशी हो, जितना यहाँ के लोग, मथुरा के लोग सोचेंगे, जहाँ उनकी बात सोच खत्म हो जाती है, वहां से योगी आदित्यनाथ जी की सोच शुरू होती है। क्योंकि वो मुख्यमंत्री के होते होते सबसे पहले एक संत भी हैं, और मथुरा की धरती है, वृंदावन की धरती है, दयाशंकर जी महात्माओं की धरती है, तो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक सवाल, पहली बात तो उस चीज को यहां से अभी उस टुकड़े को छोड़ा गया है। वो कहते हैं दिल्ली में आप हैं, हरियाणा में आप हैं, यूपी में आप हैं, आखिर क्या कर पाते हैं? उत्तराखंड में पहले भी सरकारें रही, उस दौरान एक तो ये चीज छूटती है। दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपने शुरुआत भी इसी से की थी, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर ये आप ही के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप ही ये क्यों सोचते हैं कि ये 3 धार्मिक स्थल ये आप ही के खाते में गिने जाएं और आप ही इसके डेवलपमेंट का हमेशा से श्रेय लेते रहें? देखिए, ये कौन सी आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी ये है कि भारतीय अस्मिता के साथ, भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनको एक धर्म विशेष के वोट चाहिए। उस वोट के आपको नहीं चाहिए? नहीं, आपको भी तो चाहिए। हमको सबकी वोट चाहिए। हमको किसी एक वोट के लिए तुष्टीकरण की बात नहीं है। आपने मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा, जब भी वो कहते हैं कि 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, वो किसी को छांट करके नहीं करते हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि इस देश पर संसाधन पे, इस देश का संसाधन पर सबसे पहला हक किसका होगा? तो अल्पसंख्यक का होगा। नहीं तो किसने कहा? अच्छा, इन लोगों ने कहा, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कहते। दयाशंकर जी, मोदी जी कहते हैं, एक बात ये बताइए, नहीं सुनिए, नहीं एक बात ये बताइए, तो फिर ऐसा भय का क्यों वातावरण है? आखिर कोई चाहे कोई भी मेरा जवाब सुनिए, क्योंकि इन्होंने केवल मनमोहन सिंह जी के कामों का
फीता काट रहे हैं, नकल कर रहे हैं, जुमले बोल रहे हैं, एक भी काम धरातल पे इनका दिखाई देश पर, वो बताइए देश पर सबसे केवल ना रहे, केवल घोषणाएं, केवल अखबारों में बयानबाजी, इससे थोड़ी विकास होगा। देश पर सबसे पहले अधिकार गरीबों का है, जो आजादी के इतने वर्षों बाद वो अपने अधिकारों उसी आजादी की बात कर रहे हैं, इस आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है, ये उस आजादी की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भाई इन्होंने क्या किया पिछले दिनों में, भाई मनमोहन सिंह जी स्वयं कहते थे, उसी देश की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी स्वयं कहते थे कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये था कि नहीं? ये जनता से पूछिए कि पिछली सरकार ऐसा करती थी। आप जनता से पूछिए, मोदी जी आप लोगों ने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला कि नहीं? आपने 15 लाख की बात करी कि नहीं? आपने किसानों के कर्ज माफ करने की बात करी कि नहीं? सब जनता ही जवाब देगी। किसानों का माफ किया, 26 तारीख को आपको जवाब दे देंगे। हमने किसानों यही को माफ किया कि 22 साल आपके चेयरमैन के बाद आपका एक भी चेयरमैन मोदी जी ने ये कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके जो स्विस बैंक में पैसा हमने भी कहा था, जो पैसा जमा कर दिए, वो पैसा लोगों की मौत के आप जिम्मेदार हैं, उनके लिए भी आपके खिलाफ घोटाले करके देखिए इन बातों से अलग, इसके अलावा सर एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से अभी बिट्टू जी ने कहा है कि सबसे पहले तो हमें बहुत सारी आवश्यकताएं जो बुनियादी स्तर पर है, जिनका अभाव नजर आता है, जनता आशाएं लगाए बैठी है, उनके वो मुद्दे थे। आपके भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और कहती है कि हमारा समर्थन होना चाहिए? मुद्दे क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, यहाँ के तीर्थ विकास बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, यहाँ पर अभी आपने आप बिजली का आप देख रहे हैं, आज मथुरा के अंदर इतने जो खुले बिजली का वो चल रहा है, तार है, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा खतरा का कारण है, और रोड को भी इंक्रोचमेंट कर रखे हैं। अभी हमारी सरकार ने पूरे मथुरा के लिए जो हमारा अंडरग्राउंड बिजली कनेक्शन हो जाएगा। ये भी आप गलत बात कर रहे हैं, ये काम पहले से चल रहा है। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, सब तो पहले से चल रहे हैं उन कामों को अपना बता क्यों रहे हैं? पहले से ही चल रहा है। अपना क्या है आप बताइए, अपना बताइए क्या है आपका? सब पहले से कामों को अपना क्यों बता रहे हैं? बिट्टू जी कह रहे हैं ये सब अच्छा, पहले गलत से बात चल सुनने रहा आए है। हुए मैं इनकी झूठी बात सुनने नहीं आया। नहीं, आप आराम से बोलिए, मैं समर्थन मैं तो बहुत उसमें अच्छे से आपका साथ करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बिट्टू जी मेरा निवेदन सुन लीजिए। एक बात ये बताइए, मेरा एक बात ये बताइए, सुन लीजिए, दोनों जने बताइए, मुझे दोनों जने नहीं, वो देखिए दोनों जने एक बात बताइए, मुझे अच्छा सही बात आप बोलेंगे उसको मानेंगे। एक बात बताइए, अच्छा एक बात मैं जब पूछ रहा हूँ दोनों से, अरे मेरा तो सुन लीजिए। एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप पहले थे, मैं आपके बाद आया फॉर एग्जांपल, या मैं पहले था आप मेरी बाद आए, तो अगर कोई चीज पहले भले की चल रही थी, दूसरा इसलिए ना करे कि वो पहला वाला नहीं था करे, लेकिन मैं नहीं किया, तो वो ये कर रहे हैं, कंटिन्यू रखे, अच्छी बात है, लेकिन ये ना कहे कि मैं नहीं किया है। अरे देखिए, अरे भाई ये तो आज कुर्सी पे बैठे हैं, अब ये देश ही ना होता, गुलामी से आजादी न मिलती तो प्रधानमंत्री मथुरा में पहले 48 घंटे बिजली आती थी, अब तो जब से श्रीकांत जी हो गए 24 घंटे ही बिजली हो गई है। ये भी कह देंगे थोड़ी देर अरे भाई थोड़ी देर के बाद ये बात है, बात चल रही है, मथुरा में 24 घंटे बिजली होती है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात चल रही है, मुद्दों की बात चल रही है कि आपने कहा कि एक तरफ आपने जो करा है उनको आप आधार बना रहे हो, उसके अलावा जनता क्या अपेक्षा आपसे करे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मथुरा वृंदावन का जो मूल लोगों का जो भावनाएं थी, वो मैं पहले आपको शुरुआत में खुद बताया, जिसमें बिट्टू जी चिल्लाने लगे कि जो यहाँ के लोग चिल्लाते नहीं है, पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा पूरा हो जाने दीजिए, अरे पूरा हो जाने, चयन आप प्रॉपर ठाकुर साहब जी पूरा चिल्लाते पूरा हो जाने दीजिए, अपनी चिल्लाने का काम आप लोग कंटिन्यू करिए। तो यहाँ के लोग सबसे पहले मैंने जो यहाँ की धार्मिक भावनाएं हैं वो जमुना जी से जुड़ी हुई हैं वर्षों से। पहले लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने कितने लोग ऐसे संगठन चला रहे हैं, कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो लोग जमुना जी की सफाई के लिए चिंतित हैं। तो पहली समस्या यहाँ के लोगों की है, भावनाएं हैं उनकी कि जमुना जी का शुद्धिकरण हो। ठीक है। दूसरा उनका यह है कि जिस तरह से वृंदावन को हमारी जोगी जी की सरकार ने तीर्थस्थल घोषित किया, मथुरा को भी करें। उनकी तीसरी डिमांड है
कि भाई हमारे जो यहाँ जो है बिजली का जो खंभे आज इतने लगे हुए हैं, आज बंदर जो है उस पर कूद करके लोगों को खतरे बना दिए हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं वो घर से निकलती हैं तो ताला में बंद करके बच्चों को जाती हैं और फिर जब आती हैं तो ताले से खोलती हैं इस डर के मारे कि कोई हमारा बच्चा कहीं बिजली का कनेक्शन बिजली का वो आपकी शैली उनमें कैसे डाल दूं? आपकी शैली उनमें कैसे डाल दूं? क्या मैं उनके अंदर बिट्टू जी की जबान डाल दूं? भाई उनको उनका समय, आपका समय, इसके बाद यहाँ पर एक्शन कर लीजिए। आप उनको बात करें, आप जब उनकी बात आती है तो आप उस चीज को हमेशा एग्रेसिव होकर के क्यों दबाने की कोशिश? मैं कह रहा हूँ आपकी शैली उनके अंदर कैसे डाल दूं? वो उनकी शैली है, आपकी अपनी शैली है, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, बात कंटिन्यू करें। देखिए मैं घूमता हूँ, मैं करीब 25 दिनों से मैं मथुरा में हूँ, मैं गली गली जाता हूँ, वार्ड में घूमता हूँ, लोगों से मैं समस्या पूछता हूँ, तो मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे नहीं बताना चाहिए। ये तो इनको बताना चाहिए कि यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए आज हमारी सरकार है। आज हमारी सरकार स्वयं प्रॉब्लम ढूंढ रही है और उसको सॉल्व कर रही है। ये पहली बार ऐसी सरकार है। एक सवाल आपका 22 साल चेयरमैन है, आपने कितने बंदर पकड़वाए? अब आपसे आप जिन बंदरों की बात कर रहे हैं, अब आपसे एक सवाल है, अब आपसे सवाल है, जब आप लोग जा रहे हैं, अब आपसे मतलब कांग्रेस के लीडर के तौर पर पूछ रहा हूं, क्या है जनमानस में इस समय माहौल? चारों तरफ एक उत्साह है, झूठे जुमलों से लोग परेशान हैं, कोरे नारों से लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान है, नौजवान है। आपने देखा होगा उनके रोजगार के नाम पे धोखा किया गया है, झूठ बोलकर वोट लिया गया है। इसको पॉलिटिकल चीटिंग कहते हैं और पॉलिटिकल चीटिंग कोई पार्टी भी करे, जो इनकी पार्टी ने फिलहाल की है। योगी जी मथुरा आए, क्या देके गए भाई? केवल वोट लेने आए। अरे वोट लेने तो सभी आते हैं। आपने बनने के बाद रातों रात उसी रात को पहली बैठक में कर्ज माफी की बात की, वो नहीं कर पाए। आपने 100 दिन में बहुत सी बातें करने की बात कही, वो नहीं कर पाए। जब आप जिम्मेदारी की बात आपसे पूछी जाती है, आप कहते हैं समय कितना हुआ है। सर अब आप नगर निगम से दूर जा रहे हैं, आप फिर इनको टोकते हैं। बात कर रहा हूं। नहीं तो आप नगर निगम, मैंने कहा आपको वातावरण कैसा मिल रहा है? हमको वातावरण बहुत सराहनीय मिल रहा है। हमको 100% इस बात की उम्मीद है, मेयर मोहन सिंह होंगे, कांग्रेस होगी, मोहम्मद का बोर्ड बनेगा। आपसे पूछता हूं क्या वातावरण मिल रहा है? देखिए, एक तो पहले जो मेरा प्रत्याशी है मुकेश आर्यबंधु, एक हमारे पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है, एक गरीब परिवार का बेटा है और बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। आज तक कोई भी मथुरा में उसके बारे में कोई निगेटिव नहीं बोला। कभी दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि समाज का अंतिम व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक कि समाज और देश का उत्थान नहीं होगा। आज उनकी धरती पे, उन्हीं की धरती पर आज उनका जो उन्होंने सपना देखा था, आज समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति वाल्मीकि समाज का मुकेश आर्यबंधु आज नगर निगम मेयर का प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। जिस दिन और लखनऊ, मथुरा और वृंदावन का मेयर बनेगा, सबसे ज्यादा किसी को खुशी होगी तो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा की खुशी होगी कि जिस चीज को मैंने बरसों पहले कहा था वो मेरे ही धरती पर वो साकार होता नजर आ रहा है। दूसरी बात, जिस मोहन सिंह की बातें कर रहे हैं, वो मोहन सिंह यहीं पर जो है लेबर इंस्पेक्टर था। यहाँ के लोगों को इतना शोषण किया उसने, यहाँ के मजदूरों को शोषण किया, यहाँ के कल कारखाना काम करने वालों को शोषण किया। इसके लिए कोई यहाँ पर आकर तो नहीं बोल रहा ना। जनता तो आक्रोशित है, आरोप तो लगा रहे हैं, जनता आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन किसको आप मथुरा की जनता से पूछिए कि वो यहाँ के लोगों को शोषण किया कि नहीं किया। वो इंस्पेक्टर रहते हुए तो यहाँ पर कौन व्यक्ति आके ऐसा कहता है? आज कांग्रेस पार्टी मोहन सिंह जी प्रचार करने जाते हैं, कोई उनके सामने तो नहीं कहता ना। कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता भी नहीं मिला जिसको चुनाव लड़ा सके। आज जो है एक जो है भ्रष्ट लेबर इंस्पेक्टर को लेकर उनके लिए फिर वो प्रचार करने जा रहे हैं, जनसंपर्क करते हैं, बिट्टू जी करते हैं, तमाम लोग जाते हैं। ऐसा होने पे तो आप उनको सामने कहीं पर मेरा मुकेश आर्यबंधु, हमारा मुकेश आर्यबंधु पार्टी के लिए दरी बिछाता है। डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बावजूद भी पार्टी के लिए दरी बिछाता है। एक समान कार्यकर्ता को जिस प्रकार से ये आक्षेप लगा है, जिस प्रकार से आक्षेप लगा है यहाँ पर प्रत्याशियों की तुलनात्मक में, उसको क्या स्वीकार करते हैं? देखिए, इनकी हताशा, इनकी निराशा का प्रतीक है ये। देश के अंदर अगर ये वास्तव में दलितों के प्रेमी होते, दलितों के उत्थान करने वाले होते, तो कांग्रेस ने मीरा कुमार जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया, के.आर. नारायण को उपराष्ट्रपति बनाया, बालाकृष्णन साहब को चीफ जस्टिस बनाया, और भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे जो आज ये लोग भी वोट मांगते हैं, आरएसएस के अंदर शीर्ष लेवल पे कभी आपको 5 दलित समाज के लोग नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर वास्तव में ये दलित के होते, श्रीकांत शर्मा मंत्री नहीं होते, पूरन प्रकाश मंत्री होते।
एक सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए। अगर आप दीनदयाल जी के वास्तव में सच्चे अनुयायी है, केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? क्या दलित होने की उनको किस पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में नहीं? सुन लीजिए, आप इनके में झांक रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैं इनका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। बोलूंगा, लेकिन आप झांक के बात कर रहे हैं। और जहाँ तक अंतिम बात, अगर ये पर्टिकुलर इन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग किया है मोहन सिंह जी के लिए, तो सुन लीजिए, मैं एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करता हूँ, मोहन सिंह को उस भाषा में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं माननीय आपके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके बारे में, उनके कृत्यों के बारे में भी जरा जनता से राय ले लीजिए। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं जाएगी। आप ही राय अपनी दीजिए। आपकी राय जनता जानना उनके प्रति बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है। और बताइए, ठीक है, और अब हमारे सुन लीजिए, अब जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं जी। मुझे निश्चित रूप से आपसे ज्यादा मालूम है। मैं अब जवाब ले लेता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा, उन्होंने उदाहरण सहित जवाब लीजिए कि किस तरह से कौन ज्यादा बड़ा दलित प्रेमी। यहाँ पर एक जंग सी चल रही है, कौन कितना बड़ा दलित प्रेमी। सुनिए, उनके पास अपने उदाहरण है, अब इधर से जवाब भी आने वाले हैं। तो जवाब लीजिए। ये मीरा कुमार जी की बात कहे। मीरा कुमार जी कौन है? जगजीवन राम जी की बेटी, एक सिपाही की बेटी, एक सिपाही की बेटी। सुनिए, जगजीवन राम आपकी बात को शांति से सुना, आपकी बात को शांति से सुना, अब आपकी बात को सुन चुके हैं, उनकी जवाब आने दीजिए। देखिए, मीरा कुमार जी ये वंशवाद के पोषक हैं, जो भाई राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का विकल्प आज तक नहीं ढूंढ पाई। इतने बड़ी पार्टी जिसको कहते हैं कि इतने वर्षों की पार्टी है, एक भी अभी नेहरू परिवार का विकल्प नहीं ढूंढ पाई, जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये किसका नाम लेंगे? मीरा कुमार का। KR नारायणन, ये कौन? नारायण जी के पिताजी का नाम बताइए। हम बता दें, मेरे साथ काम करने वाला, आप सुनिए, मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति जो मेरे साथ आज से 3 साल पहले तक काम करते थे, रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश का एक गरीब परिवार का बेटा को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक अधिवक्ता को आप गरीब कैसे कह सकते? जिसको चाहते जिसको चाहते उसको बनाते। आज मोदी जी जिसको चाहते, आज मोदी समझ में नहीं आता आपकी योग्यता। मोदी आप एक अधिवक्ता को ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, उन्होंने कहा इसका सुप्रीम कोर्ट में अभी जाके कानपुर में, उनके कानपुर देहात के रहने वाले, उनके गांव में जाके देखिए, आज भी जो है आपको टूटी हुई झोपड़ी मिलेगी उनके घर में। अधिवक्ता होना पूंजीपति होने का निशानी नहीं है। अधिवक्ता होना पूंजीपति होने का निशानी नहीं है। अधिवक्ता होना वो मुरारी देसाई के निशानी नहीं है। वो मुरारी देसाई के भी साथ काम किए हुए हैं। ऐसे व्यक्ति, एक सामान्य कार्यकर्ता को आज देश का प्रथम नागरिक बनाने का, यदि मोदी जी चाहते तो जिसको चाहते वो राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन उन्होंने बनाया। ये कांग्रेस पार्टी रबर स्टाम्प बनाया, रबर स्टाम्प वही रबर स्टाम्प रबर स्टाम्प बनाना चाहते थे, इन्होंने उसी क्रम में बनाया। ये तो लंबी बहस हो जाएगी बिट्टू जी, ये लंबी बहस हो जाएगी कि कौन किसको लड़ने। नहीं, मैं मुख्य रूप से ये कहना चाह रहा हूं कि कौन से राजनीतिक दल किन किन चेहरों को राष्ट्रपति पद के लिए ले जाते हैं। वो एक ऐसा बड़ा संवैधानिक देश का प्रथम पद, उसके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत अलग से राहुल जी तक पहुंचेंगे। नहीं, मैं अगर मैं महामहिम राष्ट्रपति की बात करूं तो ऐसे हर राजनीतिक दलों ने अपने अपने सुविधानुसार लोगों को चयन करके वहां से भेजा, और ये रामनाथ कोविंद पहला उदाहरण नहीं है। मैं जल्दी से एक ब्रेक ले रहा हूं, के बाद फिर लौटूंगा, और अभी इस चर्चा को फिर से एक बार नए सिरे से आगे बढ़ाना है, और फिर जानना है कि वास्तव में नगर निगम जब बना है, 2 नगर मिलकर के महानगर बने हैं, तो ये दोनों प्रमुख राजनीतिक दल क्या दे सकते हैं जनता को। जनता यही जानना चाहती है, क्योंकि अब निर्णय का दौर आ चुका है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। जिस तरीके से धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे अब ये चुनावी सरगर्मियां अब गर्म होती जा रही हैं। जल्दी से हम एक बार फिर से मंच का स्वागत कर लेते हैं। दयाशंकर सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष और मथुरा नगर निगम निकाय के विशेष रूप से प्रभारी बना करके भेजे गए। बहुत बहुत स्वागत। श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। पूर्व पालिका अध्यक्ष महोदय का भी। जल्दी से एक शुरुआत आपसे फिर से, अभी मैंने कहा कि मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन मुद्दों पर बात करने के साथ साथ एक आवश्यक सवाल भी रह जाता है। आप जब यहाँ पर प्रभारी के तौर पर भेजे गए, और जब ये लगा कि डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु का नाम घोषित हो गया है, अनुसूचित जाति के लिए पहले आरक्षण होना, उसके बाद डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु का नाम मेयर पद के प्रत्याशी, भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी का घोषित होना, इन दोनों के बाद क्या ऐसा
आपने भी अध्ययन किया, मैं यहां भी लगा रहा हूं, क्या आपने भी अध्ययन किया कि कहीं से कुछ नेगेटिविटी आपके लिए यानी भाजपा के लिए बन रही है? लोगों में एक अदृश्य या दृश्य दोनों तरीके का दिखता हुआ या छुपा हुआ भी एक रोष है कि ये क्या हुआ? नहीं, देखिए, आरक्षण तो एक शासन की प्रक्रिया है भाई। 16 नगर निगम है, 16 नगर निगम में जनसंख्या की दृष्टि से अपना जो आरक्षण होता है, और स्वाभाविक रूप से ये है कि भाई कोई चुनाव लड़ना चाहता होगा कि भाई सामान्य सीट रहती तो मैं लड़ता, ओबीसी रहता तो मैं लड़ता, तो उनके मन में ये महत्वाकांक्षा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक बार निर्णय करती है तो हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। आज सभी मन लगा करके हमारे जितने वरिष्ठ नेतागण हैं वो 2-2 वार्ड ले लिए। आज हमारे जो 35 लोगों की हमारी जो संचालन समिति है उसके सभी जो हमारे नेता हैं वो 2-2 वार्डों में स्वयं जो जिस वार्ड में रहते हैं एक एडिशनल वार्ड लेकर के उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये था कि ठीक है, आपने घोषणा कर दी, आपने कहा उसके बाद फिर सबको एकजुट करने की कोशिश, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में या पार्टी में एक इंटरनल रोष के बजाय जनमानस में भी एक ऐसा लगा कि निराशा का वातावरण है? नहीं, सवाल ही नहीं। देखिए, जनता तो खुश है। जनता को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अनुरूप जो है आज उत्तर प्रदेश और देश की सरकार है, और इस दोनों में आज दोनों एक संत बैठे हुए हैं। केंद्र में आज संत रूपी जोगी मोदी जी हैं और स्वयं संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये वृंदावन मथुरा ये सन्यासियों की धरती है, और इनको लगता है कि मेरा प्रतिनिधित्व आज देश और प्रदेश में हो रहा है। लेकिन अगर मेयर पद के प्रत्याशी की स्वीकार्यता बनाने में दिक्कतें आई अपनी पार्टी के अंदर ही? कतई नहीं। हमारे पास जितने प्रत्याशी थे उसमें हम लोगों ने सबसे यंग, सबसे पार्टी के लिए निष्ठावान और सबसे ज़्यादा अनुभवी हम लोगों ने कैंडिडेट किया है। कोई किसी को नहीं भाई। जब 10 लोग मांगेंगे, 27 लोगों ने टिकट मांगा था मेरे यहाँ। मैं तो चुनाव के ये प्रक्रिया से पहले मैं यहाँ गया था जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। अब 27 लोगों ने टिकट मांगा था, और 27 में हम लोगों ने सबसे बेहतर, एक सामान्य कार्यकर्ता स्वयं भी नहीं सोचा होगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी हमको मेयर पद के प्रत्याशी घोषित कर देगी। वो तो हमसे एक बार, मैं इतने दिन था यहाँ पर, मैं सभी मंडल के अपने जो हमारी कमेटी है, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, मैंने सबकी मीटिंग ली थी, और एक एक से मैंने पूछा कि भाई किसको लड़ाना चाहिए, आप किसको चाहते हो, आप जिसको चाहोगे उसको हम लड़ाएंगे। और उन्होंने सबने कहा कि कार्यकर्ता को लड़ाना चाहिए, हमारे बीच का कोई किसी को लड़ाना चाहिए। तो हमने जो है मुकेश आर्य बंधु को सबसे योग्य हम लोगों ने समझा कि वो आपके बीच का है और आपका कार्यकर्ता है जो दरी बिछाने से लेकर के और पार्टी के हर काम को करता है, तो हमने उसको टिकट। ठीक है, अभी इसी सवाल को, ये सवाल यहाँ से खड़ा करके आपकी तरफ आने की मेरी कोशिश थी। अब यहाँ का चरण पूरा हुआ। अब्दुल जब्बार साहब भी उस दिन थे, उन्होंने भी जिक्र किया, हमें भी जानकारी है। आप इस जो आरक्षण, मुकेश आर्य बंधु तो इनका विषय है, वो यहाँ पर उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन आरक्षण के खिलाफ आप रहे और उसमें आप अदालत तक भी गए। देखिए अनूप जी, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, और यदि आप पूरा सुनने में इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल चाह रहा हूं, ये लीगल पॉइंट है जी। आरक्षण कांग्रेस की देन है, इसलिए आरक्षण का विरोध कांग्रेस कभी नहीं करेगी। जहां तक आरक्षण को लागू करने की और प्रक्रियात्मक त्रुटि है, पिक एंड चूज, ये पिक एंड चूज का विरोध था। और भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में शासन है, जिनको ये संतों का शासन बता रहे हैं, वो संतों का शासन उन आपत्तियों का जवाब तक नहीं दे पाया और उनके खिलाफ न्यायालय में जाने का समय तक नहीं दे पाया। संतों की ये बात होती है कि अपनी बात को कहते हैं, सामने वाले की बात को सुनते भी हैं। मैं तो नहीं समझता वो किस प्रकार के संत हैं। इनके यहाँ तो राम रहीम भी संत कहलाते हैं, आशा बाबू राम भी संत कहलाते हैं। इनके यहाँ संतों की क्या परिभाषा है मैं नहीं जानता। जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात है, इनको पूरा समय देना चाहिए था कि भाई आपने ये आपत्ति दी 7 दिन का, उसके संबंध में कोई बात हमने लिखा उसमें कि अगर किसी बिंदु पे आप हमारी आपत्ति से सहमत न हो तो रीजेंट ऑर्डर पास करें, स्पीकिंग उसमें अपने हमारा ऑर्डर पास करें। उसके बाद ये प्रक्रिया होती है कि लोगों को न्यायालय जाने के लिए एक मौका दिया जाता है। जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है उसको भी ये मौका दिया जाता है कि हम न्यायालय में जाएं। हम गलत थे या सही थे, फैसला अदालत को करना था। ये खुद ही तो आरोप लगाने वाले हो गए,
खुद ही दंड देने वाले हो गए, ये तीनों काम खुद ही कर लेते हैं। आप लोगों को अवसर आपसे छीना, आपका ये कहना है? नहीं, हमसे नहीं छीना, पूरे प्रदेश की जनता से छीना। जो अवसर आप चाहते थे कि भाई मैं एक सही प्रक्रिया के तहत, ठीक है, एक प्रक्रिया के तहत जैसे हम चाहें कि हम न्यायालय में जाएं, अपना पक्ष रखें, तो वहां उस अवसर को भी 1 घंटे का समय भी नहीं दिया, बाधा 1 घंटे का समय नहीं दिया। ये आरोप है साहब। नहीं, ये आरोप भी है और ये खुद जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं दलित का सबसे बड़ा समर्थक हूँ, और इन्होंने ये खुद कह रहे मैं अदालत जाना चाहता था। देखिए, दलित का समर्थक, आप अदालत जाना चाहते थे तो आपको नहीं किसने रोका था? बिल्कुल जाएंगे। आप अदालत गए होते, अदालत जाने से कोई किसी को रोक सकता है क्या? आप गए क्यों नहीं? आप क्यों आपत्तियों का जवाब नहीं दिया सरकार? आपत्तियों का जवाब नहीं दिया तभी आप जाते? हमको नहीं दिया आपत्तियों के जवाब, तो अदालत पूछती ना सरकार से, सरकार अदालत को जवाब देती। यदि कोई त्रुटि थी तो अदालत को जवाब देती। ये झूठ बोल रहे हैं, ये केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोई अदालत जाए, कोई सरकार काम न करे, इसके सरकार कोई काम न करे, आप अदालत में सरकार को चैलेंज करेंगे तो अदालत पूछेगी ना कि भाई आप इस पर जवाब दो, तो सरकार देगी जवाब वहां पे। इसके साथ साथ तो ये गए ही नहीं है, तो केवल दिग्भ्रमित करने का उसके साथ साथ उनका एक और आरोप था, उनका ये भी आरोप था कि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आरक्षण की हुई, उसमें सरकार का, शासन का हस्तक्षेप रहा, और ये आप लोगों ने अपने मन मुताबिक करवाया। ये उनका, ये भी संग में ये साफ साफ उनका कहना है। ये सरासर झूठ है। ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है अधिकारी बनाते हैं, जो वोट के जो संख्या होती है उस संख्या के आधार पर होता है। जो पहले आरक्षण रहता है उस आरक्षण को चेंज करना होता है। जैसे आगरा में आरक्षण था, उसको स्वाभाविक रूप से उसको चेंज करना ही करना था, क्योंकि यह है कि एक बार जो आरक्षण है उसको अगली बार उसको चेंज करना होता है। तो 4 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, मथुरा, अयोध्या, फिरोजाबाद, गलत बयानबाजी आ रही है, फिर मतलब थोड़ी होती सुनने का। और उसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति के मतदाता मथुरा में मुझे अंत तक आपका ये आरोप झेलना पड़ेगा, भले ही मैं आपको सारा फुटेज दे दूं। आप अपनी चालाकी से ये कहते रहेंगे अनूप जी, आप मुझे सुनने, मैं सारा फुटेज तो आपको दे रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए लोग, ये आपकी चालाकी है, ये बहुत चालाकी। मुझे तो बख्श दीजिए, मुझे मेरा काम स्वतंत्रता के साथ करने दीजिए सर। इनको कानूनी ज्ञान नहीं है और झूठ बोलना इनका काम है। दोनों ने अपनी अपनी बात कही, आपके दोनों की बातें वहां पहुंच गई, निर्णायक तो वो बैठे हैं, ठीक है, जनता बैठी है। हमको कानूनी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, कानून के बहुत बड़े वक्ता नहीं है, लेकिन आपको कानून का जानकारी नहीं है। आपको कानून का ज्ञान है। आप ये बताइए, कानून का ज्ञान है और बार बार कह रहे हैं कि हमको सरकार नहीं जाने। मैं दूसरी सरकार रोकती है किसी को। बिट्टू जी आपको और दयाशंकर जी को दोनों रोकता हूं, जल्दी से मेरे को समापन की तरफ भी बढ़ना, जल्दी अब एक करके सीधे सीधे बात करूंगा और दोनों का हम परिकल्पना सामने रखना चाहेंगे। आज बात करने वाली चीजें आगे तक सनद रहे, हम इसकी कोशिश करेंगे सीधे सीधे। और दोनों के लिए सवाल है, पहला अवसर आपको, बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ जहां जीवों पर एक मानवता, उदारता बरतने की बात आती है, लेकिन उसके साथ साथ जनता पर भी बड़ा खतरा है और बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। क्या प्लानिंग है? देखिए, अब आप 2 मिनट का पूरा ध्यान से सुनिए, लीगल पॉइंट है ये भी, कई मुद्दे हैं। अब भले ही हुआ करो, एक तो पूरा हो जाए, बहुत तो बाद में हो जाएंगे। जल्दी जल्दी। मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 5000 बंदर पकड़ाए गए, रिकॉर्ड गवाह है। 22 साल मैं भी गवाह हूं सर। 22 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, 4 चेयरमैन ने चिड़िया भी नहीं पकड़वाई गई। अब ये तो रही कानूनी बात। अब दूसरी बात सुन लीजिए, नगर पालिका अधिनियम में, नगर निगम अधिनियम में बंदर इनको पकड़वाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कानूनी बात है। मैं समझता हूँ इससे ये भी सहमत होंगे, और नहीं तो इसका अध्ययन कर लें। अच्छा, तो इसकी इच्छा शक्ति कैसे दिखाएंगे? ये केवल राज्य सरकार जिलाधिकारी को अधिकार देती है और इसका काम वन विभाग करता है। ये केवल इसका भुगतान नगर निगम को करना होगा। इस बात को मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से जनता जनार्दन से कहता हूं, पहले भी कांग्रेस के बोर्ड ने किया है। हमारे मेयर मगर मनमोहन सिंह जी बनेंगे, निश्चित रूप से भुगतान नगर निगम करेगा, अगर जिलाधिकारी और जिला वन विभाग इसमें सहयोग करेगा। बंदरों के लिए अच्छा देखिए, बताइए, जनता के लिए बहुत बड़ा कह रहे हैं कि 15,000 बंदरों को मैंने 5,000। अच्छा 5,000, तो 5,000 लेकर के कहाँ छोड़े? छोड़े कहाँ पर? ये भी आप सुन लीजिए, वो फिर आ गए होंगे। ये भी जानकारी नहीं है, हम लोग आपको ये भी जानकारी नहीं है छोड़ने की सर। आप अपनी प्लानिंग नहीं, हम लोग जो है जिस तरह से भाई चिड़ियाघर के लिए और बाकी चीजों के लिए जो संरक्षण होता है, उस तरह से यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा जंगल, जहाँ पर जो है तार के बैरिकेडिंग करके
क्योंकि हम लोग तो राम भक्त हैं, हनुमान जी को तकलीफ में नहीं देख सकते तो हम लोग तो भाई उनको ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहां पर उनको खाने पीने की हर व्यवस्था, घूमने का सब, मतलब हमारे जो भक्त हैं, बंदरों का अगली बात पूछनी है उनको एक बहुत बड़ा, उनके लिए हम लोग एक जगह आरक्षित करेंगे जहां पर हमारे श्रद्धालु भी जाकर के उनको वहाँ कुछ खिला सके, पिला सके, अपने बच्चों को भी घुमा सके, इस तरह की एक व्यवस्था हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे। अब बंदरगाह भी बन जाएंगे, कमाल की बात हो गई। देखिए जैसे कई बार ये देखने को मिलता है, ये कभी कभी मानवीय स्वार्थ भी इसमें देखने को मिलता है, जब तक दुधारू होती है तब तक गौ, हर चीज में राजनीति करेंगे। मैं आपसे अरे सर मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैं कहा कि बहुत बार बहुत से ऐसे दुधारू पशु जब तक दूध देते हैं तो लोग उनको पालन पोषण करते हैं, बाद में छोड़ दिए जाते हैं, उनकी दुर्दशा होती है। अभी हाल में एक पशु केंद्र पशुओं को रखने के लिए एक स्थान बनाया भी गया जमुनापार में, हालांकि अभी सुचारू नहीं हो सका है। इस दिशा में आपके पास कोई प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग ये है, पब्लिक परेशान जैसा इन्होंने कहा कि ये भाई धर्मपरायण है, हम लोग शायद नहीं है। अगर हेमा मालिनी जी सुन लीजिए, अगर शंकर जी, अगर आपकी हेमा मालिनी जी 5 गाय पालेंगे, सुन लीजिए, अगर आपकी हेमा मालिनी जी 5 गाय पालेंगी, मेरा मेयर 25 गाय पालेगा, सर जनता की आपका श्रीकांत 11 गाय पालेंगे, मेरा सभासद 21 गाय पालेगा। सर जनता की बात करिए ना। यार जिस भाषा में प्रश्न होगा उसी भाषा में आप अपना पक्ष तो सुचारू रखिए, आप पता नहीं क्यों उनके पक्ष की नहीं। सर मेरा बार फोकस है कि मैं आपके पक्ष, मैं उनसे उनके अपने आपसे दयाशंकर जी से बात करूं तो उनका पक्ष। कानून राज्य सरकार बनाती है, पहले ही कह चुका, कानून राज्य सरकार बनाए। सर प्रस्तावनाएं तो आपकी होंगी, प्लानिंग तो आपकी भाई, आपको सुन लीजिए, इच्छा शक्ति तो आप दोबारा सुन लीजिए, काल्पनिक बातें हम नहीं करते हैं। कोई भी मेयर, कोई भी नगर आयोग कानून से बंधा हुआ है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। ये धारणा बनी हुई है, केवल भाषण कुछ भी दे दे। मैंने आपसे कहा, आपने कहा अगर राज्य सरकार जिलाधिकारी को डायरेक्शन, अरे भाई कानून बनाना होगा सर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ से अपनी अरे भाई जाएंगे कि नहीं? ये अपने संकल्प पत्र में घोषणा करें कि हम पशुओं को बनवाएंगे। काजी हाउस की जोगी जी ने मथुरा की धरती पर कहा वो कर चुके, 16 नगर निगम में गौशाला बनवाऊंगा। उन्होंने अभी अपने भाषण में कहा कि 16 नगर निगम में मैं गौशाला बनवाऊंगा, और मथुरा की उन्होंने सभा में कही, मथुरा की सभा में उन्होंने कही गौओं के लिए गौशाला का आपका प्लान है। हमारे जोगी जी ने मथुरा के सभा में 19 तारीख को कहा कि 16 नगर निगम में मैं गौशाला बनवाऊंगा। ठीक है दयाशंकर जी, एक मिनट, मैं आपसे फिर अपनी दोनों ने अपने अपने मौके से बिना सही तरीके से पूछे भी जवाब आ गए हैं। आपके पास आपका था, उनके पास उनका था। एसटीपी के संचालन को लेकर के हमेशा से, मैं बस एसटीपी के संचालन को लेकर के हमेशा से सवालिया निशान लगे, और इसमें 22 साल के पूरे शासनकाल के दौरान जो आप लोगों के पास रहा, कोई भी अछूता नहीं रहा। जनता के पास यही मैसेज रहा कि भाई नाले गिरते ही हैं। ठीक, बताइए क्या आप सुन लीजिए अब ध्यान से जी। जिस हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जाता है, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जाता है, क्या वो केवल नगर पालिका पर ही बाध्यकारी है? आप कभी नोडल ऑफिसर से आपने प्रश्न किया इसके दायरे में कौन कौन अधिकारी आते हैं, उनके कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में आपने कभी पूछा? क्या राज्य सरकार ने 1 रुपया कभी दिया एसटीपी संचालन के लिए? क्या केंद्र सरकार ने कभी 1 रुपया दिया? केवल दिया तो भाषण दिया लोगों ने, चाहे वो हमारी हेमा मालिनी जी हो। पिछले 10 साल की जो यूपीए सरकार थी उसने भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। इसके लिए हर सरकार जिम्मेदार। चलिए भाई ताली बजा दीजिए, स्वीकार कर रहे हैं। एसटीपी के संचालन के लिए आप जो देखिए दयाशंकर जी, मैंने कहा दिल्ली और हरियाणा उन्होंने साफ तौर पर उस समय भी कहा था, उत्तरांचल को भी शामिल किया था, क्योंकि यमुना नदी को यहाँ विश्राम घाट पे, स्वामी घाट पे खड़े होकर के साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आंखों देखी मक्खी है वो ना निकली जाए। एसटीपी ऐसे लगे जो हम आपके जो भी गंदा पानी वो न गिरे, उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए मैं सर ले रहा हूं, सबसे पहले ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं। दिल्ली से लेकर के मथुरा तक 28 नाले ऐसे हैं जो जमुना जी में गिरते हैं। बहुत सारे 3 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने करीब 16 नालों को बंद कर दिया है। बाकी जो नाले बचे हुए हैं, आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे पहला काम ये हो रहा है, नगर निगम नहीं देखिए अनुज, पहला काम ये हो रहा है कि जो हमारी जमुना जी जिस चीज से हो रही है, पहले उस गंदगी को पहले रोकना। मैंने कहा वो तो कर रही है उसके बाद फिल्टर करके पानी, उसके बाद फिल्टर करके पानी, और सुनिए, ठीक है, हम लोग जो है गंगा जी की पानी
माने जमुना जी में हम लोग जो है प्रवाह कराएंगे कि इसकी जो है धाराएं भी जो है ठीक से होगी, लेकिन पहले हम लोग वो कर रहे हैं कि गंगा पानी रोकने के लिए। आप देखिए 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, अगले साल आप जमुना जी इस रूप में नहीं रहेगी जिस रूप में आज है। ठीक है, एसटीपी के संचालन का आपने एक जवाब दिया है पेयजल आपूर्ति को लेकर के। पहले एसटीपी पे कंप्लीट कर लीजिए। मेरी बात, पेयजल आपूर्ति चाहे अभी जानते हैं सर प्लीज, मेरा पास समय का मेरी रिक्वेस्ट है सर। जब ये चेयरमैन सर मेरी रिक्वेस्ट उस समय के पैसे भी खर्च नहीं हुए सर। ये जब चेयरमैन थे इन्हीं के सांसद थे, एक मुद्दे को मैं छोड़ना चाहता हूं, एक जानकारी कुछ है मुद्दे के बाद आगे बढ़ना चाहता हूं। आप डिबेट इस बात पे कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आ जाने दीजिए। मेरा अगला सवाल, मेरा सवाल है, बहुत से लोग अपने अपने संसाधनों से शुद्ध पेयजल की प्राप्ति कर लेते हैं, चाहे वो सबमर्सिबल हो या आज ये दौर है कि खरीद के भी पानी पी लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो दूषित पेयजल की अभी भी पीने के लिए मजबूर है। कोई प्लानिंग? देखिए, मीठे पानी के जहाँ स्रोत हैं वहाँ डीप बोरिंग होंगे, रिंग बोरिंग होंगे। इन सब के लिए नगर पालिकाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध होने की आवश्यकता है, नगर निगम को। ठीक है, चूंकि हमको जो नगर पालिका मिली थी 37 वर्ष पहले लोगों का कर्ज बकाया था, कर्मचारियों का 37 वर्ष पहले का लोगों का हमको कर्जदार नगर पालिका मिली और हमने एक मजबूत नगर पालिका दी। और मजबूत नगर पालिका को 5 साल में इन लोगों ने नहीं चलाया। हमने 500 सबमर्सिबल लगाए, 50 ट्यूबवेल लगाए, 1000 सड़कें बनाई, 6000 लाइटें लगाई। इन लोगों ने क्या किया? अब आज जब यही बता रहा हूँ, एक नया इम्तिहान है। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, मेयर कांग्रेस का होगा, आप देखेंगे। हम भाषण नहीं देते हैं, हम काम करते हैं, कागजी घोड़े नहीं दौड़ाते हैं, काम करते हैं। शुद्ध पेयजल आपूर्ति आज बहुत बड़ी डिमांड है जनता की, क्या आपके पास प्लानिंग है? निश्चित तौर पर देखिए, हमने देखा है यहाँ पर अभी भी जो पानी है एकदम पीला पानी आता है, पीने लायक नहीं होता है। हम तो अब देखिए बहुत सारी समस्याओं को यहाँ मैंने खुद देखा है जा करके, और आप निश्चित तौर पर आप अवसर दीजिए। अभी केवल हमारी सरकार के 8 महीने हुए हैं, आप अवसर दीजिए, आप देखिएंगे कि ये वृंदावन और मथुरा के, केवल वृंदावन और मथुरा के लिए ही नहीं, हमारे जोगी जी तो चाहते हैं कि यहाँ के एक एक चीज विश्व लेवल का हो, क्योंकि यहाँ पर विश्वव्यापी लोग यहाँ पर आते हैं, विश्व भर के लोग जो है इस जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको आने वाले दिनों में दिखने को मिलेंगी। बस जल्दी से मुझे 2 सवाल लेने हैं, 2 सवाल, एक इस फ्लैंक से एक इस फ्लैंक से, मुझे 2 सवाल बस लेने हैं। आप बताइए अपना सवाल। ये दीनदयाल जी के बहुत बड़े वो हैं, तो ये खुद एक दलित बेटी के ऊपर आरोप के अंदर गए थे, इसमें क्या विचार है? ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, कुछ चीजें आपसे जुड़ी रहेंगी, जवाब देते हैं। उन्होंने कहा दीनदयाल जी के आप भक्त हैं। मैंने आप मेरा पूरा जो इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने ये कहा था कि मानवर काशीराम जी ने जो दलित आंदोलन चलाया, जो उन्होंने संघर्ष करके एक दलित मूवमेंट को खड़ा किया, उस मूवमेंट को बहन मायावती जी बेच रही हैं, पैसे पर बेच रही हैं। हमने एक रेफरेंस दी थी, मैं उसको अब जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि कोई विवाद मैं नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे कहने के बाद उनके एक एक सलाहकार, चाहे वो नसीमुद्दीन हो, चाहे उनके जितने भी है, चाहे आपके इंद्रजीत सरोज हो, जो बरसों तक काशीराम जी के साथ जिन लोगों ने काम किया, सबने वही बात कही जो मैंने कहा था। और आज उस समय भी मैंने कहा था कि मायावती जी पैसे पर उस दलित आंदोलन को बेच रही हैं। आज बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता उस बात को कहा, और आज बहन जी कहां पहुंच गई? हमने कहा था दहाई में रह जाएंगी, और ये दहाई में ही रही, केवल 19 सीटें इनको। एक सवाल इधर, हमारे बात को लोगों ने मोहर लगाई। कौन सवाल पूछना चाहता है? जी बताइए। नहीं, एक सवाल इधर से, एक सवाल उधर से लेना था। आपके पास कोई सवाल है? चलिए, मुझे लगता है उधर कोई सवाल नहीं है, इधर से एक सवाल और ले लेता हूँ। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे मेयर प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के, वो पीएचडी और डॉक्टर की उपाधि है। अगर उनके पास डॉक्टर की उपाधि है तो चुनाव आयोग को क्यों नहीं दी उन्होंने? उन्होंने उसको, आपने कहा कि डॉक्टरेट की वजह से वो आरएमपी डॉक्टर हैं, उन्होंने आरएमपी डॉक्टर नहीं लिख सकता है, एमसीआई के अनुसार नहीं लिख सकता, आईएमए से पूछ सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री भी झूठ बोल के वोट और इनका मेयर भी झूठ बोल के वोट। यहाँ पर एक बात और गौरतलब है। आप एमसीआई में कंप्लेन कर दीजिए, आपको लिख करके आ जाएगा कि लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। हमारे घर में डॉक्टर है, आपके यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सवाल पूछे गए तो 2, अच्छा अब एक कोई हाथ उठा है, सवाल पूछे गए तो कांग्रेस से ही पूछे गए हैं, और अभी यहाँ से एक सवाल आ रहा है, जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, मेरा आदरणीय पूर्व पालिका अध्यक्ष जी से एक सवाल है कि जब आप पालिका अध्यक्ष थे
तो मथुरा में कांग्रेस के विधायक प्रदीप माथुर जी थे और सांसद मानवेंद्र सिंह जी थे। 1850 करोड़ रुपए की जेनर्म योजना का ढिंडोरा पूरे मथुरा वृंदावन में ढोगा गया। 3 बार वो विधायक रहे, आप भी रहे। आखिर वो योजना मथुरा की जनता के लिए कहाँ गई, कहाँ उड़ गई, वो हुआ क्या उसका, जो है कहाँ बंदर बाट हुआ? 2 चीजों ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। एक तरफ जहां इनसे मायावती जी के ऊपर की गई टिप्पणी को यहां पर हमारे एक साथी ने उठाया तो वो दयाशंकर सिंह जी के साथ लग रही है, वहां दूसरी तरफ जे नर्म आप लोगों के साथ लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जे नर्म के बारे में फिर वही बात आ जाती है कि इन लोगों को अध्ययन की तो समय है नहीं, केवल बयानबाजी इनको करना है। अरे जे नर्म क्या ही तो ये विरोध करते हैं, अगर नहीं काम ही नहीं हुआ होता तो ये विरोध किस चीज का करते? अब मैं इनसे उल्टा प्रश्न अच्छा, आपने इन्हें मुद्दा दिया है। हाँ, सुन लीजिए। आप लोगों ने इनको सुन लीजिए विरोध का मुद्दा दिया है भाजपा को जे नर्म के रूप में। जी, श्रीकांत शर्मा जी जो इनके मंत्री हैं, अब लोग कहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री का भी चेहरा है और सरकार का भी चेहरा है। उन्होंने कहा था 500 करोड़ रुपया हम नगर निगम को देंगे, 1 रुपया आया हो तो वो बता दीजिए। कौन से नगर निगम को? मथुरा नगर निगम को 500 करोड़ रुपया। अखबार की कटिंग है, मेरे पास अखबार की कटिंग है। लेकिन सर अभी तो बना, अगर मैं बनने के बाद कहा है, मेरे पास कटिंग है। अगर पब्लिकली कह रहा हूँ तो मुझे अगले डिबेट में झूठा साबित कर। अभी गठन कहाँ हुआ है? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, नगर निगम बन चुका और नगर निगम बोर्ड के गठन की बात आप कर रहे हैं। बनने के बाद श्रेय लेते वक्त उन्होंने कहा 500 करोड़ रुपया हम ला के देंगे। 1 रुपया अगर उन्होंने कुछ दिया हो, अभी कर्मचारियों की पूर्ति नहीं हुई, ऑफिस बैठने के लिए नहीं बना, मेरी समझ में नहीं आ रही। आप वोटर लिस्ट सही करा नहीं पाए सर, जल्दी क्या है? बात का ये वाला रेफरेंस, बात का जवाब है तो वहां पर वो सवाल अनुत्तरित है। ये एक नया आपने अपनी तरफ से विषय जरूर छेड़ दिया, वो अनुत्तरित रह गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी श्याम सुंदर उपाध्याय, बिट्टू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी आपका। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में रहे, आप लोगों ने अपने पक्ष को अपने तरीके से रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे लिए वक्त निकाला, जनता के बीच में आ पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस समय अभी तक इस चर्चा में हमारे साथ रहे कांग्रेस के श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू, भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह। दोनों की बातचीत में स्वाभाविक रूप से जब ये 2 राजनीतिक दलों से आते हैं, परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहां शाब्दिक खींचतान और तर्कों की, मुद्दों की खींचतान होनी थी, वो जम करके हुई है। लेकिन आज बहुत जरूरी ये था कि तब जबकि बिल्कुल नजदीक है मतदान की तिथि, तो ऐसे में बात की जाए कि वास्तव में इस महानगर को, इस नगर निगम को मिलेगा क्या। जिस पार्टी से भी जो भी चुन करके आएगा, ये जनता जनार्दन का इस लोकतांत्रिक यज्ञ में उनकी आहुति होगी। उसके बाद जो भी निर्वाचित होकर के आएगा, वो आखिर हमें, आपको, हम सबको क्या देगा, इस बात पर हमने बातचीत की है। इनकी परिकल्पनाएं सामने आई हैं, इनकी इच्छा शक्ति की आज यहां पर एक झलक देखने को मिली है। भविष्य तय करेगा कि वास्तव में ये जनता जनार्दन किसके पक्ष में फैसला लेती है, और जो भी निर्वाचित होकर के आता है, और वो इस अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर विशेष ख्याति प्राप्त मथुरा और वृंदावन के लिए पहले नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड के द्वारा यहां आखिर क्या सौगातें दी जाती हैं। इंतजार करिए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। और एक बहुत बड़ी अपील कि ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, एक बहुत बड़ा महा अवसर है, और ऐसे में भले ही बहुत सी बार जनता उपेक्षित कर दी जाती हो, वायदों और दावों में उलझ करके रह जाती हो, लेकिन ये अवसर सीधे तौर पर आपका है। एक बार फिर से आपको इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भागीदारी करनी है, अपने वोट की ताकत दिखानी है, और फिर अपने लिए मांग करते हुए, अपने विकास की परिकल्पना को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए आपको वोट करना है। वोट करिए, आगे बढ़िए, अपने पसंद का, अपने विवेक के आधार पर एक योग्य प्रत्याशी का चयन करिए। सब कुछ आपके हिसाब से आगे जाकर के तय करने के लिए एकजुट भी बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। एक बार फिर से हमारे मेहमानों का, यहां आए हुए उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का, तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींच तान फान पर, घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो बड़ा इम्तिहान है, बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।